हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेके यूपीएससी और यूपीवीसीएस का टेस्ट सीरीज अब हम करवाएंगे। आरओ के मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, लगभग 70 80 90 100 तक। तो बहुत सारा व्यू तो नहीं आया क्योंकि तब तक पहुँचता ही नहीं, आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, तो प्लीज़ इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और टेस्ट को एंजॉय करिए। और प्लीज़ कमेंट भी करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक A4 साइज़ का पेपर लीजिए, उसमें आपको 1 से लेके 100 तक नंबरिंग कर लीजिए और खुद को पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए आपका कितना स्कोर आ रहा है। जितना भी स्कोर आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अफ्रीकी चीतों की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं लेकिन उनकी खाल मोटी होती है। दूसरा, संरक्षित क्षेत्रों में 90% चीता शावकों की मृत्यु का प्रमुख कारण भरभक्षण है। तीसरा है, एशियाई चीते वर्ष 1952 तक भारत में विलुप्त हो चुके थे। चौथा है, अफ्रीकी चीतों को आईयूसीएन रेड लिस्ट में सुमेध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल 4? तो इसमें सभी के सभी बिल्कुल सही है। तो अगला है नेक्स्ट, वन्य जीव और वनस्पति जो साइट्स मतलब कथन है दूसरा कथन है। पहला है, वन्य जीवों और वनस्पतियों साइट्स की लुप्तप्राय प्रजातियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार अभिसमय कॉप 19 में भारत के शीशम को सम्मेलन के परिशिष्ट सेकेंड में शामिल किया गया था। दूसरा परिशिष्ट है, एक पक्षकार के अनुरोध पर शामिल प्रजातियां शामिल हैं जो पूर्व की से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित कर रहा है तथा जिन्हें अस्थिर या अवैध शोषण को रोकने के लिए अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। दूसरा, कथन 1 कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। तो तीसरा है, कथन 1 सही है किंतु कथन आर मतलब दूसरा गलत है। तो बिल्कुल सी वाला सही है, क्योंकि 60 सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि वन्य जीव और पादपों की प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरे में न डाला जाए। तो ये शुरू हुआ था 1975 में और भारतवर्ष 1976 को 25वां भागीदार देश बन गया था। दूसरा गलत है क्योंकि साइट्स के पक्षकारों के सम्मेलन कॉप 19 ये भी सही है। तो परिशिष्ट सेकेंड जो है ये शामिल किया गया था डार्बिगिया शिशु को सम्मेलन में, और जिसमें प्रजातियों के व्यापार के लिए साइट नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा गलत है। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निडेरियन जेलीफिश समुद्री एनीमोन और प्रवाल सहित जलीय जीवों के एक समूह को संदर्भित करता है। निडेरियन जेलीफिश और सभी निडेरियन यौन प्रजनन में सक्षम है। कुछ निडेरियन शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो कथन ये जो क्वेश्चन है ये सही, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा में तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। तो निडेरियन जिसे सिलेंट्रेटा भी कहा जाते हैं 9000 से अधिक जीवी प्रजातियों से बना एक समूह है। ज्यादातर समुद्री जीव निडेरियन में प्रवाल, हाइड्रा, जेलीफिश और समुद्री एनीमोन, समुद्री पिच, समुद्री वीप और समुद्री व्यंजन शामिल होते हैं। नेक्स्ट है चौथा, यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया था। इसे वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। भारत में पाई जाने वाली 9 गिद्ध प्रजातियों में से 7 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। वह नदी जो इस उद्यान से होकर दक्षिण उत्तर की ओर बहती है घड़ियाल, मगर और तथा जलीय जीवों का आवास है और सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है तथा यमुना की सहायक नदी है। इस रिजर्व के भूभाग की विशेषता व्यापक पठार और घाटियां हैं। निम्नलिखित में से किसका वर्णन ऊपर किया गया है? तो ये जो किया गया है ये किस किस नेशनल पार्क, तो ये है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरा। तो पन्ना भारत का 22वां और मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है।
यह उद्यान विंध्य पर्वतमाला में अवस्थित है तथा यह राज्य के उत्तर में पन्ना एवं छतरपुर जिलों तक विस्तृत है। यह क्षेत्र पन्ना हीरा खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना तथा समाप्त करना है। दूसरा है एचएफसी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तुलना में अधिक शक्तिशाली ओजोन क्षरण पदार्थ माना जाता है। तो इसका जो सही हो जाएगा ये तो ना तो ये पहला सही है ना तो दूसरा, क्योंकि वर्ष 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता एक जलवायु समझौता नहीं है। इसका उद्देश्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जैसे ओजोन क्षरण पदार्थों से पृथ्वी की रक्षा करना है। तो ये ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये दूसरा गलत क्यों है? दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में HCFC और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन परिवर्तित कर दिया जाता है, जो ओजोन परत को नष्ट नहीं होने देता और लेकिन बाद में उन्हें ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में बेहद शक्तिशाली पाया गया। इस प्रकार आवास वित्त कंपनियों में इस समस्या को समाधान किया, लेकिन दूसरे में प्रमुख रूप से योगदान दे रही है। तो दूसरा सही नहीं है, सीधी सी बात है। और अगला है डेटा प्लेटफॉर्म मरीन सैंडवॉच के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए। ये समुद्री पर्यावरण, बालू और अन्य अवसाद निष्कर्षण पर पहला वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म है। इसे ग्रेट जेनेवा द्वारा विकसित किया गया तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक केंद्र है। यह ड्रेजिंग जहाजों के संचालन की पहचान करने के लिए जहाजों में संचालित पहचान प्रणाली, सिग्नल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है। इसका अनुमान है कि समुद्री एवं तटीय वातावरण में प्रत्येक वर्ष 50 से 100 अरब टन रेत और अन्य अवसादों को निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, इसमें से सही कौन सा है? केवल 1, 2, केवल 2, 3 या फिर 3, 4, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4 सभी की सभी। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। चौथा गलत है क्योंकि इसका अनुमान समुद्री एवं तटीय वातावरण में ये 10 से 16 बिलियन टन की प्राकृतिक पुनःपूर्ति दर के करीब पहुंच रही है, जो तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र तथा संरचना को बनाए रखने के लिए नदियों द्वारा आवश्यक है। तो इसलिए गलत है। ठीक है, और इसमें जो है 4 से 8 बिलियन टन बालू और अन्य अवसादों को निष्कर्षित किया जाता है, इसलिए गलत है। 4 से 8 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतवां है पुष्पोद्भिद फेनोगैम्स में बीज रहित पौधे तथा पौधे जैसी संरचना होती है, जबकि क्रिप्टोगैम्स में बीज वाले पौधे होते हैं। दूसरा, फेनोगैम्स में एक विकसित संवहनी प्रणाली का अभाव होता है, जबकि क्रिप्टोगैम्स में एक सुविकसित संवहनी प्रणाली होती है। तीसरा है भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? तो इसमें केवल एक सही है, वो भी तीसरा। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसमें उल्टा दे दिया गया है। फेनोगैम्स में बीज रहित नहीं बीज युक्त पौधे तथा पौधे जैसी संरचना होती है, जबकि क्रिप्टोगैम में बीज वाले पौधे होते हैं। तो ये बीज रहित है, वो बीज युक्त है, तो उल्टा दिया है, इसलिए गलत है। दूसरा है फेनोगैम्स में विकसित संवहनी प्रणाली का अभाव होता है। जी नहीं, विकसित संवहनी प्रणाली पाई जाती है, जबकि क्रिप्टोगैम्स में एक सुविकसित संवहनी प्रणाली नहीं पाई जाती। दोनों अपोजिट दिया गया है, गलत। बाकी ये सही है। तो भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून के चकराता शहर में किया गया। इस गार्डन में लाइकेन, फन और कवक की लगभग 50 प्रजातियां होंगी, इसलिए केवल एक सही है। 8वां है 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया गया था। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा या वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा। ठीक है, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण 108वीं वर्षगांठ पर 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक से प्रकाशन जारी किया। जिस साल के प्रकाशन से पता चलता है कि देश में पाए जाने वाले लगभग 5% पक्षी स्थानिक है। अगला है निम्न पर विचार कीजिए। निकिल, दूसरा है पायरीन, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। उपरोक्त में से कितने प्रदूषण राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अंतर्गत आते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल सभी चारों।
तो इसमें पहला आता है, दूसरा आता है और तीसरा आता है और ये चौथा नहीं आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। तो इसके बारे में बताएँ तो जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये पर्यावरण एवं जल मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है और इसमें जो है वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। यह समयबद्ध कमी के लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने में भारत देश में पहला प्रयास था। तो इसमें क्या है, तो एनएएक्यू मतलब वायु प्रदूषण के रोकथाम नियंत्रण अधिनियम के 1981 के तहत सीपीसीबी द्वारा सूचित विभिन्न पहचाने गए प्रदूषणों में जैसे परिवेशी वायु गुणवत्ता वाले मानक हैं, जैसे PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO2, NH3, ओजोन, सीसा, बेंजीन, बेंजोफायरीन, आर्सेनिक, निकल, ये सब तो हैं। इसलिए अगला नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। रामसर स्थल है अवस्थिति है। देखना है कौन-कौन सा युग्म सुमेलित है। तो चंद्रताल उत्तराखंड, सूर सरोवर आंध्र प्रदेश, सांख्य सागर उत्तर प्रदेश, अंशुपा झील मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में, सूर सरोवर कहाँ पर है? सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। और सांख्य जो है मध्य प्रदेश में है और आंशुप जो है, आंशुप है उड़ीसा में। आंशुप कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसलिए कोई भी मैच नहीं है। अगला है उत्तरी यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के आसपास केंद्रित, तो उसका तापमान अपेक्षाकृत मध्यम ठंडा रहता है। अधिकतर स्प्रूस, कुछ चीड़ और देवदार के साथ प्रमुख वनस्पति शंकुधारी सदाबहार जीव जंतुओं में पक्षी, बाज, फर वाले मांसाहारी, छोटे मिंक, एल्क, तेंदुआ और साइबेरियाई बाघ, वुल्वरीन, भेड़िए आदि शामिल हैं। यह सबसे संभावित वर्णन है सवाना वनस्पति का, टुंड्रा बायोम का, टैगा बायोम का, शीतोष्ण बर्फाती वनस्पति का। तो इसका आंसर हो जाएगा टैगा बायोम का। तो टैगा वनस्पति, जिसे बोरियल वन शंकुधारी वन के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार का स्थलीय और पारिस्थितिकी तंत्र है जिसकी मुख्य विशेषता पौधों की प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से शंकुधारी वृक्ष होते हैं। टैगा बायोम उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के उत्तरी अक्षांशों में पाया जाता है और यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है। अगला है बढ़ावा है, अधिपादप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे मेजबान पौधे की सतह पर उगते हैं। दूसरा, मेजबान पौधे उन्हें सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने में सहायता करते हैं। तीसरा, ये प्रकृति में परजीवी होते हैं। तो कितने ऑप्शन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 है, केवल 4, मतलब कोई नहीं। तो इसमें 2 सही होंगे, तीसरा गलत होगा। ये परजीवी नहीं, इसे सहजीवी बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पहला दूसरा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए। हरा शैवाल और साइनोबैक्टीरिया डायटम और डायनोफ्लैजिलेट्स उपर्युक्त में से कौन सा महासागरों की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है? तो प्राथमिक उत्पादक तो आपने पढ़ा होगा, तो सभी के सभी हैं। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी उद्योग के संचालन, निषेध, बंद करने या विनियमन के लिए निर्देश जारी करने के लिए एक अधिकृत करता है। कथन दूसरा है, इस अधिनियम में लोकस स्टैंडी के नियम को शिथिल कर दिया है। ऊपर इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है केवल एक, सॉरी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। और बी है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता, तो बिल्कुल यही सही है। नेक्स्ट है, महासागरीय अम्लीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। महासागरीय अम्लीकरण, तो इसका क्या होगा? महासागरों द्वारा कार्बन यौगिकों के अवशोषण के कारण महासागर में पीएच में कमी है। यह कार्बोनेट आयन का उपलब्धता को कम करता है और इसलिए इसे कैल्सीभवन होता है। तीसरा, यह सागरी जल को समुद्री जीवों के लिए कम संक्षारक बनाता है। चौथा, ये केवल गहरे महासागरीय क्षेत्रों में होता है। इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें कितने सही है? तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है। कौन सा? पहला सही है, ये महासागरों द्वारा कार्बन यौगिकों के अवशोषण के कारण महासागर के पीएच में कमी है, पहला सही है। और
दूसरा कथन जो है दूसरा भी सही है। ये कार्बोनेट आयन की उपलब्धता को कम करता है और इसलिए इसे कम कैल्सीफिभवन होता है। तीसरा है ये सागरीय जल को समुद्री जीवों के लिए कम संक्षारक बनाता है, तो ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि महासागर की अम्लता में ये वृद्धि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है, विशेष रूप से उन जीवों पर जो अपने शैल या कंकाल के निर्माण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट पर निर्भर होते हैं। कई समुद्री प्रजातियां जिनमें विभिन्न प्रकार के प्लवक, मूंगे, मोलस्क और शैवाल एवं क्रस्टेशियन की कुछ प्रजातियां शामिल हैं, सुरक्षात्मक शैल या कंकाल बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करती हैं। इस सागरीय जल को समुद्री जीवों के लिए अधिक संचारक बनाता है, तो तीसरा कथन गलत है। और चौथा जो है वो भी गलत है क्योंकि इसमें क्या दिया है, ये केवल गहरे महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वैसे भी इस सुपीरियर वर्ड को गलत कर ही दिया जाता है। तो महासागरीय अम्लीयता एवं सर्वव्यापी घटना है। यह केवल गहरे समुद्री क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। ये तटीय मुहानों और जलमार्गों सहित पूरे विश्व के महासागरों को प्रभावित करता है। इसलिए केवल 2 ऑप्शन सही हैं। 16वां है भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण, मौजूदा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है? वेरी सिंपल, अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 22 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 तो दंडात्मक हिरासत के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार। निवारक हिरासत को सुरक्षा केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। निवारक हिरासत कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को हिरासत किसी भी परिस्थिति में 3 महीने से अधिक नहीं हो सकता और राज्य विधायिका के पास अधिकतम अवधि निर्धारित करने का अधिकार है, जिसके लिए किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें से कितने कथन सही हैं? तो केवल इसमें पहला सही है, 1। तो गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार बिल्कुल है और इसलिए पहला सही है। दूसरा गलत है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, इसलिए दूसरा गलत है। निवारक हिरासत में सुरक्षा नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। और तीसरा जो है वो जो है तीसरा और चौथा सही नहीं है क्योंकि वो अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में निवारक हिरासत प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया जाता है, वो कितने दिन के लिए होती है? 1 महीने के लिए। 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है और 4 के उपखंड 1 में, ठीक है? 3 महीने से अधिक नहीं हो सकता तो रखा जा सकता है, 3 महीने के अंदर ही, ठीक है? इसलिए ये भी गलत है। 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, इसमें दिया है नहीं है, तो इसलिए गलत है, रखा जा सकता है। तो अगला है मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मूल कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित कर्तव्यों की मूल सूची का हिस्सा रहा है। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना मूल कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तीसरा है संविधान न्यायालय द्वारा उनके सीधे प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता है। इसमें से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। तो भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में था, इसमें भारतीय शिक्षा संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए गए थे 6 से 14 वर्ष वाला। और अगला है तो इसलिए पहला गलत हो गया, 86वें संविधान संशोधन हुआ था ना कि 42वें। और दूसरा है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा और कर्तव्यों को के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो शामिल है, इसलिए गलत है। और ये संविधान संविधान न्यायालय द्वारा उनके सीधे प्रवर्तन का प्रावधान नहीं है, बिल्कुल ये सही है, केवल एक ही तीसरा सही है। अगला 14वां है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषदों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10 से 15% के बीच होती है और इसमें जो है तो ये गलत हुआ पहले ही। जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वहीं अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये भी गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति
दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी है, तो नहीं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो गया डी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मंत्रिमंडल है, अध्यक्ष है। राजनीतिक मामलों की ये मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्रिमंडल समिति, संसदीय कार्य मंत्री, सुरक्षा कर मंत्री मंत्रिमंडल समिति, रक्षा मंत्री और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल वित्त मंत्री। तो इसमें जो है कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, और केवल एक में कौन सा? पहला सुमेलित है, पहला राजनीतिक प्रधानमंत्री है, ये सही है, इसलिए ऑप्शन एक हो जाएगा। दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें वह समिति जिसमें संसद सरकारी कामकाज का समन्वय और प्रबंधन करती है, वह विधायी एजेंडा तय करती है, सत्र निर्धारित करती है, संसदीय क्रियाओं में निपटती है। इस समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, न कि संसदीय कार्य मंत्री। और तीसरा गलत है, क्योंकि सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति का सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं सुरक्षा की। और आर्थिक मामलों की ये जो है नीति, वित्तीय और मामलों और सरकारी की परियोजनाओं और निवेशों की मंजूरी पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होती है। इस समिति की अध्यक्षता भी कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। भारतीय संसद में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी समिति सदन में प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के मामलों पर विचार करती है एवं सदन के नियमों और आवश्यकता संशोधन की सिफारिश करती है? लोकसभा में इस समिति में पदेन अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति और विशेषाधिकार समिति या नियम समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा नियम समिति। तो नियम समिति क्या होता है? यदि सदन के नियमों में परिवर्तन करना हो तो यह समिति अनुशंसा करती है। समिति संसद के दोनों सदनों में मौजूद होती है और संरचना और अध्यक्ष इसमें होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष की अध्यक्षता में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से पदेन अध्यक्ष की अध्यक्षता में 16 सदस्य होते हैं। कोरम, ऐसा कोई कोरम परिभाषित नहीं है और यही सब है इसमें। और 22वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित करता है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सही नहीं है पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो पहला जो है संविधान न्यायालय के रूप में नियुक्ति अधिकतम न्यूनतम आयु निर्धारित की है, तो न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। नियुक्ति के समय उम्मीदवार की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है, इसलिए पहला गलत हो गया। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित है, ये निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है 23वां, किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और अगला है, इस अवधि में उसे राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कथन एक, कथन दो दोनों सही है। कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। और नेक्स्ट है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है और कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। सी है, कथन एक सही किंतु कथन दूसरा गलत है। तो बिल्कुल कथन दूसरा गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वो किसी भी मुख्यमंत्री बन सकता है बिल्कुल, और इस अवधि के दौरान उसे 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ठीक है, और तब तक वो मुख्यमंत्री रहेगा, बस निर्वाचित होना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, या मुख्यमंत्री के कर्मचारी आदेश के माध्यम से, या राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन की प्रक्रिया के समान। तो बिल्कुल डी सही है। नेक्स्ट है 25वां, पेशा अनुसूचित क्षेत्र या विस्तारित अधिनियम के संबंध में भी कथन पर विचार कीजिए। 5वीं और 6वीं अनुसूची में बड़े क्षेत्रों पर लागू होती है, और यह जो है यह ग्राम सभा को पंचायत द्वारा कार्यान्वित से पूर्व आरंभ की गई एक विकास योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान करता है। गौण खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियायत प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें पहला तो गलत है, ये 5वीं और 6वीं अनुसूची नहीं है। तो जो 5वीं अनुसूची में बड़े क्षेत्रों में जनजातीय स्वशासन को सक्षम करने के लिए पेशा अधिनियम 226
दिसंबर 1996 को किया गया था। अधिनियम में 5वीं अनुसूची वाले राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत के प्रावधानों का विस्तार किया है। तो 5वां है, इसमें 6वीं की कोई बात नहीं है, इसलिए पहला गलत हो गया है। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है 26वां। 26वां क्वेश्चन है, हम 6वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति स्वशासी जिले या क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित किसी भी विषय की जांच और रिपोर्ट प्रदान करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। दूसरा है, राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित करने और पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2? इसमें केवल दूसरा सही है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि पहला गलत है, ठीक है। तो राष्ट्रपति स्वशासी जिले या क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी किसी भी विषय की जांच और रिपोर्ट प्रदान करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 244 क्लॉज 2 के अंतर्गत 6वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं। और इसमें जो होता है, प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद होगी, जिसमें 30 अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिसमें 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किया जाएगा और बकाया वयस्क मताधिकार के द्वारा। तो यही सब है। और इसमें जो होता है, जिला परिषद वगैरह सब काम करते हैं। ये राज्यपाल के स्वशासी जिले या क्षेत्रों के प्रबंधन संबंधित किसी भी विषय की जांच करने के लिए है, ना कि राष्ट्रपति के लिए। अगला है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो सभी के सभी सही है, पढ़ा होगा आपने कई बार। अगला है 28वां। संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के प्रयोग, वितरण, नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत का निर्णयन कर सकती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है जिसकी उत्पत्ति सरकारी या आयोग की सिफारिश से हुई है। तीसरा है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल कोई नहीं। इसका आंसर होगा केवल दूसरा सही है। तो केवल दूसरा सही है, तो क्यों सही है? तो देखते हैं। तो संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नदी और जल के घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के लिए, ये तो एक संसद के कानून द्वारा है। तो ये संसद के कानून के अंतर्गत नहीं है, बल्कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय में निर्दिष्ट किसी विवाद पर परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। अतः कथन पहला सही, बिल्कुल पहला सही है। और इसमें जो पहला सही कथन, पहला सही है। घाटी जल के, 1 मिनट, नहीं पहला गलत है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा करवाएगी, तो पहला गलत है। दूसरा सही है, दूसरा सही है, क्योंकि इसमें जो है, इसमें क्या पूछा, कितने कथन सही है? हाँ, 2 कथन सही है, ये पहला सही है, सॉरी, पहला सही है। और तीसरा भी सही है इसमें। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्याय कार्रवाई को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी, सही है। और दूसरा जो है, दूसरा क्या है? दूसरा जो है सही नहीं है। ये अंतर्राज्यीय परिषद एक वैधानिक निकाय है जिसकी उत्पत्ति सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई। तो सरकारी आयोग की सिफारिश नहीं की गई, तो ये क्यों किया गया? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है, ये किसी देश के राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि वह परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी, जो कि राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए, तो उनकी जांच करने के लिए, उन पर सलाह लेने के लिए होगी, और उन विषयों की जांच और चर्चा करने में कुछ या सभी राज्यों, संघ और या अधिक राज्यों का साझा हित है। तो कथन 2 सही नहीं है, इसलिए राज्य का साझा हित है, इसलिए दूसरा सही नहीं है, 2 कथन इसमें सही है। नेक्स्ट है, अगला है, संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये संविधान के भाग 11 के तहत एक विधिक अधिकार है। तो संपत्ति के अधिकार तो 9वें में है, ना कि 12 में है, तो ये तो गलत हो जाता है। तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निरस्त किया गया,
संविधान में भाग 12 या अनुच्छेद 301 के इसे विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। इसलिए पहला गलत हो गया। इसे संसदीय विधि के माध्यम से नियमित या संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, ये भी सही है। ये केवल कार्यकारी क्रिया के तहत निजी संपत्ति की रक्षा करता है, ये भी सही है। तो इसमें कितने सही हो गए? 3 सही हो गए। तीसरा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन तो ये है भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में लिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के अलावा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव आयोजित करता है, सही है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त दूसरे कार्यकाल के पुनर्नियुक्ति हो सबको पात्र है, ये भी सही है। संविधान के निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया, ये भी सही है। संविधान में चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड निर्धारित किया गया है, ये गलत है। तो इसीलिए कोई आयु निर्धारित नहीं किया गया है, सही नहीं है, इसमें पूछा है। ठीक है, तो यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। और नेक्स्ट है 25 हो गया, 31। आपातकालीन और प्रावधानों के संसदीय अनुमोदन तथा निरसन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसमें जो है और आपात के उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। उद्घोषणा को रद्द करने के लिए दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। 38वां संशोधन से पूर्व उद्घोषणा को राष्ट्रपति स्वयं ही रद्द कर सकता है। इसमें क्या बताना है, कौन सा कथन सही है, कितने कथन सही है? तो इसमें पहला गलत है, क्योंकि ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ना कि इसमें। और इसमें नेक्स्ट है दूसरा देखते हैं। कथन 2 सही है, आपातकाल की घोषणा दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जा सकता है, दूसरा सही है। और तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि दूसरा रद्द करने के लिए दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत, अभी तो आपने पढ़ा विशेष बहुमत, तो इसमें साधारण बहुमत नहीं लगेगा। इसमें जो है उद्घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय दूसरे उद्घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है, अतः इसे उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो इसमें और 38वें संशोधन द्वारा, तो ये संविधान में जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, ना कि 38वें। ये भी गलत है, केवल दूसरा इसमें सही है, तो ऑप्शन हो गया ए। भारत में राजद्रोह कानून के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 134 ए के अंतर्गत राजद्रोह के दंड का प्रावधान किया गया है। और इसमें जो है ये विधि सरकार के विरुद्ध निष्ठाहीन शत्रुता की भावना और असहमति को समाहित करती है। यह एक प्रशमनीय एवं गैर जमानती अपराध है। इस विधि के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वर्जित कर दिया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला गलत है, ये 134 में नहीं 124 ए में रखा गया है, 124 है, 124 ए में है, इसलिए पहला गलत है। और दूसरा गलत है, क्योंकि ये विधि सरकार के विरुद्ध निष्ठाहीन शत्रुता ये नहीं है, ये अभिव्यक्ति असंतोष से विश्वासघात तथा शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल है। इसमें सरकार के विरुद्ध असहमति शामिल नहीं है, ठीक है, असहमति इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है, तो दूसरा भी गलत हो गया। और तीसरा देखेंगे हम, तो तीसरा जो है ये भी सही नहीं है, ये एक प्रशंसनीय गैर जमानती है, तो ये जमानती है, ना कि गैर जमानती है। तीसरा भी गलत हो गया, तो इसमें केवल एक सही होगा, ये भी चौथा, तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है 33, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वर्ष 2005 से उत्पन्न होने वाले संपत्ति विभाजन के लिए महिलाओं को सहदायी के रूप में मान्यता दी गई है। इस विधि के अंतर्गत बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायियों को भी हिंदू माना जाता है। तो इसमें केवल पहला सही है, पहला सही इसलिए है क्योंकि पहला सही है और दूसरा सही नहीं है, क्योंकि हिंदू विधि के मिताक्षरा शाखा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया, जो संपत्ति के उत्तराधिकार में विरासत को नियंत्रित करता है था, परंतु ये केवल पुरुषों को ही कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देता था। या उन रीति रिवाजों, मतलब यह जो है, ठीक है, 1956 के अधिनियम में 2005 में संशोधन हुआ, ये सब सही है। तो इसमें हिंदू जो है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सरदाई शब्द का उपयोग उस व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो हिंदू अविभाजित परिवार के जन्म के माध्यम से अपनी पैतृक संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त करते हैं।
उसमें दूसरा सही नहीं है। इसमें जो है धर्म में जिसमें इसमें जो है मुस्लिम, इसमें जैन, पारसी, मार समाज और ब्रह्म समाज शामिल है। तो इसमें जो है ये उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है। यहूदी नहीं है, उनके लिए होता है। पारसी, यहूदी ये सब नहीं है, उनके लिए होगा। पारसी इसमें दिया है, तो इसलिए तो ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला है 34वां और इसमें हो विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के मध्य सीमा बनाती है। तंगानिका झील जेरे तंजानिया और जाम्बिया के मध्य सीमा बनाती है और चाड झील चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून के मध्य सीमा बनाती है। जिसमें कितने कथन सही है? तो सभी के सभी सही है। 1 मिनट 4 कहाँ दिया है इसमें? तीनों दिया, तीनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से विचार कीजिए। पहला, कोच्चि बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल टर्मिनल 1 मिनट। बंदरगाह और कोच्चि बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, बिल्कुल सही है। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह है, ये भी सही है। बुधवान बंदरगाह 12वां प्रमुख बंदरगाह है, तो गलत है, 13वां है, ना कि 12वां है। तो इसमें 2 युग्म सही हैं, तो ये हो गया ऑप्शन बी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शेषाचल पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, जवादी पहाड़ी मध्य प्रदेश, सतमाला पहाड़ी उड़ीसा, अनायमुड़ी केरल। तो इसमें से कितने युग्म सही हैं? क्या सही सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा केवल 2। तो जवादी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो सतमाला पहाड़ी, सतमाला ये तो सतमाला महाराष्ट्र में है, तो पहले गलत हो गया। अनायमुड़ी, अनायमुड़ी केरल में है, सही है। और जवादी पहाड़ी तमिलनाडु में है, ना कि मध्य प्रदेश में, ये गलत हो गया। शेषचलम, ये शेषचलम आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। तो ये ऑप्शन केवल 2 सही है। और है दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, तो जब वहां पर क्रिसमस डे मनाते हैं, मतलब दिसंबर माह के दूसरे भाग में। ठीक है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क को गलाने के लिए मैंगनीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और अ, और है मैंगनीज मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों में संबंधित है और राजस्थान मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक रंग, रोगन, बैटरी के निर्माण में किया जाता था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? केवल 1 2 3 1 2 4 2 3 2 4 1 2 3 4। तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 2 4। तीसरा गलत है क्योंकि राजस्थान मैंगनीज के लिए नहीं है। तो किसके लिए है? उड़ीसा मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है, ना कि राजस्थान। बाकी सब सही है। अगला है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। एस्टोनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और बेलारूस और लिथुआनिया और मैसेडोनिया। इसमें कितने देश यूक्रेन के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं? तो इसमें से जो करते हैं वो केवल 3 करते हैं। कौन-कौन से? तो इसमें जो है मोल्डोवा, तो मोल्डोवा नहीं है। पोलैंड, पोलैंड करता है और हंगरी, हंगरी नहीं है। बेलारूस, बेलारूस करता है और मैसेडोनिया नहीं करता है। स्लोवाकिया करता है और है लिथुआनिया, लिथुआनिया नहीं करता है। तो केवल 3 ये पोलैंड, बेलारूस और स्लोवाकिया करते हैं। वैसे मैं बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्री कौन से हैं? मोल्डोवा है, पोलैंड, हंगरी, रूस, स्लोवाकिया, बेलारूस और रोमानिया, ये यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। और अगला है 40। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में कुल अधिष्ठापित विद्युत का लगभग 5% जल विद्युत से प्राप्त होता है। अधिष्ठापन क्षमता के संदर्भ में भारत की दोहन योग्य जल विद्युत क्षमता लगभग 1,48,700 मेगावाट अनुमानित है। भारत में जल विद्युत उत्पादन 19वीं सदी के अंत में दार्जिलिंग को विद्युत आपूर्ति हेतु 1897 में एक जल विद्युत संयंत्र स्थापना के साथ शुरू किया गया। इसमें से कितने युग्म सही हैं? तो इसमें केवल 2 युग्म सही हैं। कौन-कौन सही है? पहला तो सही नहीं है क्योंकि भारत में कुल अधिष्ठित विद्युत का लगभग 5% जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो उसमें 11% प्राप्त होता है, ना कि 5%। तो पहला तो गलत हो गया और बाकी ये दोनों सही हो गए। तो ऑप्शन हो गया तो सही है। नेक्स्ट, लौह अयस्क के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या होगा? कर्नाटक देश में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। झारखंड में लौह अयस्क के 25% भंडार मौजूद हैं। देश में कुल लौह अयस्क का उत्पादन
लगभग 11.1% उत्पादन है। भारत विश्व में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो इसमें से कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या कोई नहीं। तो इसमें जो है पहला सही है। कर्नाटक देश कर्नाटक देश में लौह का तीसरा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। और झारखंड में लौह अयस्क के 25% है। तो झारखंड में कुल लौह अयस्क का 25% भंडार मौजूद है और ये देश में कुल लौह अयस्क का उत्पादन 11.1% है, ये भी सही है। और भारत विश्व में लौह का तीसरा तीसरा जो है ये मतलब वो है निर्यातक है। तो ये जो तीसरा नहीं पचवां है ना कि तीसरा है। तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन हो गए 2 सही। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कर्नाटक, केरल, असम, उड़ीसा। ऊपरी से कितने राज्यों को आमतौर पर एरेका नट उत्पादन राज्य के रूप में जाना जाता है? एरेका नट के उत्पादन के राज्य के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो जाना जाता है 3 को जाना जाता है, वो 3 कौन से हैं? तो एरेका नट के लिए है तो इसमें है केरल, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया और असम हो गया, उड़ीसा नहीं है। तो केरल में 40% सॉरी कर्नाटक में 40%, केरल में 25% और असम में 20%। तमिलनाडु, मेघालय और पश्चिम बंगाल में भी होता है। अगला है निम्नलिखित निगमों पर विचार कीजिए। जलाशय है और राज्य है। राणा प्रताप सागर। तो कहाँ है राणा प्रताप सागर? तो राणा प्रताप सागर राजस्थान, राजस्थान में ना कि बिहार में, पहला गलत हो गया। पंचेत कहाँ है? पंचेत झारखंड में है, ये भी गलत हो गया। और तिलैया कहाँ है? तिलैया झारखंड, ये भी गलत हो गया। और रामकुंडम, रामकुंडम कहाँ है? ये तेलंगाना में है, ये सही है। तो इसमें केवल एक युग्म सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 44वां। प्राचीन भारतीय इतिहास निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साहित्यिक रचना है और लेखक है। तो इसमें देखते हैं कितने लोग सही हैं। तो इरामा वरातम, ये कंबन ने लिखा, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये रामावतारम रामायण का सबसे प्रसिद्ध तमिल संस्करण कंबन द्वारा लिखित है, तो ये बिल्कुल सही है। रामचंद्र चरित पुराण, ये तुलसीदास ने लिखा है। तो ये रामचंद्र चरित पुराण भगवान राम की कथा का जैन संस्करण है, जो कि कन्नड़ में नागचंद्र या अभिनव पंप द्वारा रचित की गई, ना कि तुलसीदास द्वारा, ये गलत हो गया। और पंचरात्र ये लिखा है भास ने, सही है। और सही है बिल्कुल। और अगला है लीलावती, लीलावती किसने लिखा है? नेमिनाथ ने, ये भी सही सुमेलित है। तो इसमें से कितने सुमेलित है? पंचतंत्र भास तो 3 सुमेलित है, ऑप्शन हो गया सी। अगला है 45वां। ठीक है, महिला स्वतंत्रता जिसके लिए जाना जाता है, मंतगिनी हजारा तमलुक पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करने के लिए 6000 से अधिक स्वतंत्र सेनानियों का नेतृत्व किया। तो क्या सही है? तो इसमें जो है पहला बिल्कुल सही है। और एबी कुट्टीमालू अंग्रेजों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया तथा तुम अपना कर्तव्य निभाओ और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी के नारे के साथ जवाब दिया। तो इसमें जो है ये सही नहीं है। तो ये जो है ये ये जो कहा था ये कनकलता बरुआ ने कहा था, ना कि इन्होंने कहा था, इसलिए गलत है। और ये है अरोड़ा आसफ अली, ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराया, तो ये सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल रजाक समरकंदी, फ्रांसवा बर्नियर, पीटर मुंडी थे। ये कौन से दरबार इतिहासकार भारत आए यात्री और अरबी विद्वान थे, आक्रमणकारी थे? तो ये जो थे ये थे भारत आए यात्री। ठीक है, अगला है 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा फेन शब्द की व्याख्या करता है? किसानों द्वारा माल तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का उपकरण, और सामग्री जो कृत्रिम रूप से उत्पादित की जाती है या जिसका उपयोग मोती, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन के निर्माण के लिए किया जाता है, या हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रकार का अर्धकीमती पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वह सामग्री जो कृत्रिम रूप से उत्पादित की जाती है और जिसका उपयोग मोती, चूड़ी और झुमके, छोटे बर्तन के निर्माण के लिए किया जाता है। 48वां है, वेद में शाश्वत सत्य समाहित है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष
प्राप्त करना था। मोक्ष प्राप्त करने के लिए किस वैदिक यज्ञों की दृढ़ता में अनुशंसा की जाती है? प्रयुक्त कथन प्राचीन भारत के भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली की मूल आवश्यकताओं में से एक को दर्शाता है? सांख्य, वैशेषिक, न्याय और मीमांसा के लिए। तो ये दर्शाता है मीमांसा के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है मध्यकालीन शहर मांडू संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये गौरी वंश की राजधानी थी। इसकी स्थापना सुल्तान बाज बहादुर ने किया था। मांडू का पठान वास्तुकला दिल्ली की संरचनाओं की तरह है। तो इसमें जो सही हो जाएगा, इसमें केवल एक, केवल दो, केवल तीन कौन से कथन सही है? केवल तो इसमें दो कथन सही है। दूसरा गलत है। इसकी स्थापना सुल्तान बाज बहादुर ने किया था। होशंगाबाद द्वारा स्थापित गौरी राजवंश की राजधानी के रूप में बहुत प्रसिद्ध हासिल की, अतः कथन एक सही है और दूसरा सही नहीं है। तो ये होशंगाबाद द्वारा स्थापित किया गया था, बाकी सब सही है। भारत की गुफा पारंपरिक परंपराओं के संदर्भ में महाजन जातक, उद्गम जातक, महाराज विजया निम्नलिखित में से किस गुफा समूह में देखे जा सकते हैं? एलोरा की गुफा, अजंता गुफा, एलिफेंटा गुफा, बाघ की गुफा। तो ये जो देखा जा सकता है, ये देखा जा सकता है अजंता की गुफाओं में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। कथन पहला है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया। दूसरा कथन है लियाकत अली खां द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई थी। तो इन संबंध में कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? पहला है कथन एक और कथन दो दोनों सही है और कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। दूसरा है कथन एक कथन दो दोनों सही है और कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। सॉरी, तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो सही है। 16 मतलब अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था, लेकिन लियाकत अली नहीं थे खां द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र बनाने की घोषणा नहीं की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, डचों ने मसूलीपट्टनम में अपने कारखाने स्थापित किए। दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। तीसरा रुडोल्फ एक्वाविवा और एंथोनी मेसेरान जहांगीर के दरबार में आए थे। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उस केवल एक होगा, केवल एक ही सही है। मछलीपट्टनम जिसे बोलते हैं वो आंध्र प्रदेश का एक शहर था। मछलीपट्टनम पहली ब्रिटिश व्यापारिक बस्ती 1611 वर्ष मतलब में थी और वर्ष 1686 से 1759 तक यह शहर फ्रांसीसी और डचों के कब्जे में भी रहा था। तो इसलिए सही है। और दूसरा गलत क्यों है? दूसरा गलत क्यों है कि ये जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में ये ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी, ये गलत है। तो वो पुर्तगाली शक्ति का जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। उसने परमिट प्रणाली की शुरुआत की थी और उसने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। ये सही नहीं है। ब्लू वाटर पॉलिसी जो था वो कॉटेज प्रणाली ये लाया था फ्रांसिस डी अल्मेडा ने, ना कि अल्बुकर्क ने। रुडोल्फ एक्वाविवा और एंथोनी मेसेरान जहांगीर के दरबार में आए थे। तो ये जो जेसुइट था वर्ष 1589 में अकबर ने जेसुइट राजमंडल को आमंत्रित किया। जेसुइट के संस्थापक थे रुडोल्फ एक्वाविव जो कि अकबर के शासनकाल में आए थे और एंथोनी मेसेरान फतेहपुर सीकरी पहुंचे और धार्मिक चर्चा में भाग लिए। तो ये सब किसके शासनकाल में आए थे? अकबर के। तो दोनों गलत है, केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल का उत्पादन मध्यकालीन भारत में हुआ था? मक्का, आलू, मिर्च, मक्का, कदन, कॉफी, चाय, कॉफी, चावल और आलू, मिर्च, गेहूं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा मक्का, कदन, कॉफी। नहीं, मक्का कॉफी कहाँ से हो जाएगा? मक्का, आलू, मिर्च, कॉफी तब थोड़ी ना था, कॉफी नहीं था। तो ये हो जाएगा मक्का, आलू, मिर्च। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक मनुष्यों के करीबी रहे विलुप्त निएंडरथल के जीनोम का एक मानचित्र करने के लिए कितने स्वंते पाबो ने नोबेल पुरस्कार जीता? के लिए स्वंते पाबो ने। दूसरा, उन्होंने निएंडरथल के डीएनए का विश्लेषण और अनुक्रमण किया।
और तीसरा, डीएनए में अधिकांश आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, जबकि बहुत छोटा माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम हजारों प्रतियों में व्याप्त होता है। इसमें से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल कोई नहीं? इसमें जो कथन सही है वो 2 कथन सही है। तो 2 कथन कौन से हैं? तो पहला जो है वो सही है। तो आधुनिक मनुष्यों के करीबी रहे विलुप्त निएंडरथाल जीनोम का मानचित्रण करने के लिए स्वंते पावो ने नोबेल पुरस्कार जीता था। दूसरा गलत क्यों है? दूसरा गलत है क्योंकि उन्होंने निएंडरथाल डीएनए का विश्लेषण और अनुक्रमण किया, ये गलत है। तो अ, तो उनको तो नोबेल पुरस्कार मिला था, पर मनुष्य के किसी विलुप्त करीबी के अनुक्रमण को जानने में सफलता प्राप्त किया था उन्होंने। लेकिन वो मिला था उनको चिकित्सा और शरीर विज्ञान के लिए, नोबेल पुरस्कार जीता था उन्होंने। तो इन्होंने ये निएंडरथाल के लिए नहीं किया था, मतलब किया था, लेकिन ये किसके लिए किया था? ये मनुष्य के विलुप्त होने के करीबी के अनुक्रमण करने के लिए। और डीएनए में अधिकांश आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, जबकि बहुत छोटा माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम हजारों प्रति व्याप्त होता है। ये गलत गलत नहीं, ये सही है। 2 कथन सही है ना, तो ये सही है, ये भी सही है। डीएनए अधिकांश मनुष्य में रहता है, ठीक है। और अगला है 55। कथन है, आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर हैलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है, सही है। लैग्रेंज पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है। ऊपरी में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है। दोनों कथन की व्याख्या भी करते हैं, मतलब कथन दूसरा कथन। और दूसरा है बी, कथन 1, कथन 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 1 कथन 2 की व्याख्या नहीं करता है। सी है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। और डी है, कथन 2 सही है किंतु कथन 1 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दोनों सही है और एक दूसरे की मतलब कथन कारक की व्याख्या कर रहे हैं। वेब 4.0 का वैकल्पिक नाम क्या है? जो वर्ल्ड वाइड वेब का भविष्य का परिकल्पित चरण है, जिसमें अत्यधिक बौद्धिक अनुप्रयोग तथा निर्बाध मानव कंप्यूटर संपर्क की विशेषता होने की उम्मीद है। हाइपरलिंक्ड वेब या संवर्धित वेब या वर्चुअल वेब या सिम्बायोटिक वेब। तो ये जो है इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक वेब। तो वेब 4.0 को सिम्बायोटिक वेब के नाम से जाना जाता है। इसका लक्ष्य सजीवन में मनुष्य और मशीनों के बीच परस्पर क्रिया करना होगा। मनुष्य और मनुष्य के बीच एक सहजीवी संबंध होगा और मशीनें जो है मानवीय अंतःक्रिया को सीखने के लिए साथ अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम होंगी और निर्णय लेने में भी सहायता कर सकेंगी, इसलिए सिम्बायोटिक। नेक्स्ट है 57। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सार्वभौमिक लंबी दूरी की सुपरसोनिक बैलिस्टिक प्रणाली है। दूसरा, इसमें एक ठोस प्रतिरोधक बूस्टर इंजन के साथ 3 चरण वाले मिसाइल है। और तीसरा है, यह दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें कितने कथन सही हैं? तो केवल 1, केवल 2, केवल 3 या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। केवल 1 पहला तो गलत है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये भारत रूस संयुक्त उपक्रम और यह मैक 2.8 की ध्वनि के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। यह सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, एक क्रूज मिसाइल है और इसमें एक ठोस प्रतिरोधक बूस्टर के साथ इंजन का प्रयोग होता है। तो ये नहीं होता है। इसमें जो 2 चरण वाले, प्रथम चरण में प्रतिरोधक इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट मिसाइल है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, अर्थात इसे जमीन, हवा और समुद्र में लॉन्च किया जा सकता है। तो ये 2 चरणों में होती है, ना कि 3, इसलिए गलत है। तागो भूल जाओ, बिल्कुल सही। और अगला है 58। 58 है, रेड शिफ्ट परिघटना विस्तारित ब्रह्मांड और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेड शिफ्ट घटना के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? रेड शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि आकाशगंगाएं किसी पर्यवेक्षक से दूर जाने पर लंबी लंबी तरंग दैर्घ्य के साथ प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। रेड शिफ्ट पूरी तरह से प्रकाश पर पास की विशाल वस्तुओं और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होती हैं। रेड शिफ्ट अंतर तारकीय धूल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है। और डी है, रेड शिफ्ट को दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अन्य भागों में नहीं। तो इसका पहला सही है। और दूसरा है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे ओआरएस बोलते हैं, जल, हाइड्रोकार्बन और प्रोटीन का एक संयोजन है। ये निर्जलीकरण को रोकने का एक तरीका भी है। तो ये है दूसरा, जब अंतःशिरा
चिकित्सा उपलब्ध अथवा संभव नहीं होता है, तो दस्त से होने वाले निर्जलीकरण को रोकने के लिए, उसका उपचार करने के लिए अंतःशिरा पुनर्जलीकरण चिकित्सा एक विकल्प है। तो दूसरा तो सही है और पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि ओआरएस जब जल, ग्लूकोज और नमक का संयोजन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन नहीं होता है, ये नमक का होता है और निर्जलीकरण को रोकने का सरल तथा प्रभावी क्रिया है। तो पहला इसलिए गलत हो गया, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें केवल 2। नेक्स्ट है तपेदिक टीबी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है यह एक गैर संक्रामक रोग है। ये बैसिलस माइक्रोबियम के कारण होता है। दवा प्रतिरोधी टीबी के उपचार के लिए बेडाक्विनिन और डेलामेनिन का उपयोग किया जाता है। केवल एक सही है, केवल 2, केवल 3 या कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। पहला सही नहीं है क्योंकि यह गैर संक्रामक नहीं है, संक्रामक रोग है। क्योंकि टीबी बैक्टीरियल होता है और जहाँ पर छींकता खांसता कोई है तो फैलता है ये। तो ये गलत हो गया, बाकी दोनों सही हो गए। और है अगला, बायो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के सम्मिश्रण के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो एक डेटा ऑप्शन ए है, यह डेटा विश्लेषण के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम विकसित करना है। दूसरा है अभिकलनात्मक कार्यों के लिए जैविक कदमों और प्रणालियों का उपयोग करना है। तीसरा है पारंपरिक कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग गति को बढ़ाना है। डी है कंप्यूटर में जैविक यंत्रों के उपयोग का परीक्षण करना है। इसमें जो सही होगा वो दूसरा हो जाएगा, अभिकलनात्मक कार्यों के लिए जैविक कदमों और प्रणालियों का उपयोग करना है। 62वां है दुर्लभ मृदा तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल पृथ्वी पर पाए जाते हैं और किसी अन्य खगोलीय पिंड में मौजूद नहीं होते हैं। तो RE 15 तत्वों का एक समूह है जिसमें मुख्य रूप से रेडियोधर्मी सामग्री शामिल है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा RE उत्पादक और निर्यातक है। RE का उपयोग जो है मुख्य रूप से कृषि उर्वरक के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें जो कथन सही है, कितने कथन सही है? इसमें केवल 3 कथन सही है। तो इससे पहला, दूसरा तो केवल तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है। पहला जो है दुर्लभ मृदा तत्व होता है, आवर्त सारणी के 17 रासायनिक तत्वों में पाया जाता है। 17 तत्व रासायनिक समूह तत्वों का एक समूह है, ना कि 15। ये तो गलत हो गया। और ये क्या होता है, जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, किसी अन्य खगोलीय पिंड में नहीं। तो ये तत्व पृथ्वी की भूगर्भीय बहुतायत में पाए जाते हैं, अर्थात ये विशेष रूप से दुर्लभ नहीं है, किंतु बिखरे हुए होते हैं और आमतौर पर केंद्रीय अयस्कों में नहीं पाए जाते हैं, जिनमें इनका निष्कर्षण चुनौतीपूर्ण और महंगा हो जाता है। अंतरिक्ष में अन्य खगोलीय पिंडों में इनकी मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है, इसलिए पहला भी गलत हो गया। चीन दुनिया का सबसे बड़ा RE का उत्पाद और निर्यात है, तो ये सही है। और क्योंकि इसमें 38% भागीदारी है इसकी। और और अगला चौथा गलत है क्योंकि इसका उपयोग कृषि उर्वरकों में नहीं बल्कि रक्षा अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला नेक्स्ट है 63। हाल ही में समाचारों में रहे मतलब टोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन के संदर्भ में इनके कथन पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य जो है अंतरिक्ष से उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण की निगरानी करना है। इसे कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रमोशित किया जाता था। ये प्रकाश की दृश्यमान और परावैंगनिक तरंग दैर्ध्यों के प्रति संवेदनशील है। इसमें जो सही है कौन सा है? केवल 1, केवल 2, केवल सभी तीनों या कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो केवल 2 सही है। 2 सही है। देखते हैं पहला जो सही है, इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण की निगरानी करना है। इसे कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रमोशित किया गया, ये गलत है। इसे टेम्पो नासा का एक उपग्रह जो है अंतरिक्ष में अमेरिका के वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक वायु प्रदूषण और उसके उत्सर्जन स्रोतों की निगरानी करने की अनुमति देता है। ये कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और तीसरा सही है, प्रकाश की दृश्यमान परावैंगनिक तरंग दैर्ध्यों के प्रति संवेदनशील है। 64वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 पैरेंट बेबी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 3 अलग-अलग माता-पिता से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री के साथ जन्मा संतति। यह बी है, एक बच्चा जिसका लालन पालन व्यवस्था में 3 देखभालकर्ताओं द्वारा किया जाता है।
तीसरा 3 दाताओं के साथ इन विट्रो निषेचन के माध्यम से जन्मा संतति, या डी है विभिन्न माता-पिता 3 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के माध्यम से जन्मा संतति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 अलग-अलग माता-पिता से प्राप्त आनुवांशिक सामग्री से जन्मा संतति। अगला है जेनेरिक दवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इन्हें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत परिभाषित किया गया था। जेनेरिक दवाएं आमतौर पर अपनी समकक्ष प्रभावकारिता के कारण ब्रांड नाम वाली दवाओं की तुलना में अधिक महंगी होती हैं। जेनेरिक दवाएं महंगी होती हैं। जेनेरिक दवाओं का विकास और विपणन उन्हीं दवा कंपनियों द्वारा किया जाता है जो ब्रांड नाम वाली दवाओं का उत्पादन करती हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना है। जेनेरिक दवाएं आमतौर पर अपनी समकक्ष प्रभावकारिता के कारण ब्रांड नाम वाली दवाओं की तुलना में अधिक महंगी होती हैं। महंगी नहीं, सस्ती होती हैं, कहाँ से हो गया? इसमें फिर कौन कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी के सभी चारों। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें जो है, इसमें कथन सही है, पहला सही है, केवल एक, सॉरी पहला नहीं, केवल एक सही है। तो इसमें पहला गलत है क्योंकि ये 1945 में हुआ था। इस औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 द्वारा हुआ था, ना कि 40 द्वारा। ये गलत हो गया। और अगला हुआ जेनेरिक दवाएं आमतौर पर अपनी समकक्ष प्रभावकारी, ये महंगी नहीं सस्ती होती हैं, ये भी गलत हो गया। जेनेरिक दवाओं का विकास जो है, विकास विपणन उन्हीं दवा कंपनी द्वारा किया जाता है जो ब्रांड नाम वाली दवा के उत्पादन करती है, तो ये गलत है। ये जो होता है, ये जेनेरिक दवाएं व्यापक रूप से उपलब्ध है और ये मुख्यधारा की फार्मेसी पर सुलभ रूप से उपलब्ध है। इन्हें बीमा योजनाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इनमें आवश्यक दवाएं व्यापक आबादी के लिए अधिक सुलभ हो जाती हैं। जेनेरिक दवाओं का उत्पादन आमतौर पर उन कंपनियों की तुलना में भिन्न फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा किया जाता है जो ब्रांड नाम वाली दवाओं का विकास और विपणन करती हैं। तो ये जो है उनके द्वारा नहीं होता है, अलग वाली होती है। ठीक है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना, ये सही है। मतलब केवल एक इसमें सही है। अब अगला है प्रयोगशालाओं में विकसित हीरो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रयोगशाला में विकसित हीरो की रासायनिक संरचना और भौतिक गुण प्राकृतिक हीरे के समान होती है। और प्रयोगशाला में विकसित हीरो की रासायनिक संरचना और भौतिक गुण प्राकृतिक हीरो के समान होती है। कथन 2 है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे अपनी विनिर्माण प्रक्रिया के कारण प्राकृतिक हीरे की तुलना में कम पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं और दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या कर रहा है। कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन दूसरा पहले कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है। इनमें कौन सा सही है? इसका हो जाएगा ये सी। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 2 गलत है क्योंकि इसमें क्या दिया है, ये प्रयोगशाला में विकसित हीरे अपनी विनिर्माण प्रक्रिया के कारण प्राकृतिक हीरे की तुलना में कम पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। तो ये पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, ऐसा नहीं कि कम होता है। और ये क्या होता है, खनन से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव कम करने के कारण प्रयोगशाला में विकसित हीरे को अक्सर प्राकृतिक हीरे की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, ना कि कम। 67 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें खाड़ी देशों में कार्यरत नागरिकों के स्वामित्व वाले उत्पादन के कारकों में होने वाली आय शामिल है। इसमें भारत में कार्यरत विदेश की आय शामिल नहीं है। और कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल सॉरी 1, 2 या कोई नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और स्फीति के बीच महत्वपूर्ण अंतर का सटीक वर्णन करता है? सीपीआई देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि जीडीपी और स्फीति केवल उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर विचार करता है। और ये है, सीपीआई में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि जीडीपी और स्फीति में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। सीपीआई अपने उत्पादन स्तर के आधार पर वस्तुओं के लिए अलग-अलग भार का उपयोग करता है, जबकि जीडीपी और स्फीति सभी वस्तुओं के लिए भार नियत रखता है। सीपीआई और जीडीपी और स्फीति अपनी कार्यप्रणाली में समान होती हैं और किसी भी तरीके से भिन्न नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा सही? इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा।
ठीक है। सीपीआई में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि जीडीपी और स्फीति में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा आपूर्ति उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यम वन जनता द्वारा रखी गई मुद्रा और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई शुद्ध मांग जमा शामिल है। यम वन की बात हो रही है। और यम टू है, यम फोर है, धन आपूर्ति का सबसे तरल माप है जो दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए उपयुक्त है। तीसरा है, तरलता के उच्च स्तर के कारण यम थ्री को नैरो मनी भी कहा जाता है। इसमें कितने कथन सही? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। और वो कौन सा सही है? केवल पहला। यमन में जनता द्वारा रखी गई मुद्रा और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई शुद्ध मांग जमा शामिल है, बिल्कुल सही है। और यम फोर जो है ये तरल तरल थोड़ी ना है। यम फोर जो है ये सबसे कम सभी में यम फोर, जबकि यम वन संव्यवहारण के लिए सबसे तरल और आसान है, जबकि यम फोर सभी में सबसे कम तरल है, अतः कथन दो सही नहीं है। तो सबसे तरल यम वन होता है, ना कि यम फोर। और तरलता के उच्च स्तर के कारण यंत्री को नैरो मनी कहा जाता है। तो ये इसको नहीं कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तरलता के कारण। तो वो यम वन को कहा जाता है, नैरो मनी। ठीक है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलता पास का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो अ, ऐसी स्थिति जिसमें धन की बढ़ती आपूर्ति कारण बंध पत्र कीमतें बढ़ जाएं। ऐसी परिदृश्य जिसमें बाजार की ब्याज दर में गिरावट की उम्मीद है, जिससे बंध पत्र पर पूंजीगत लाभ होगा। ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन प्रविष्ट के बजाय लोग धन बंध पत्र रखना पसंद पसंद करें। ऐसी स्थिति जिसमें लोग अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन प्रविष्ट पर भी बंध पत्र के बजाय नकदी अधिशेष के रूप में जमा रखना पसंद करें। इसमें से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। तो इस मतलब सबसे ज्यादा किसका तरलता पास का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वो ऑप्शन हो जाएगा डी। ऐसी स्थिति जिसमें लोग अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन प्रविष्ट पर भी बंध पत्र के बजाय नकदी अधिशेष के रूप में जमा रखना पसंद करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मुद्रा का प्रचलन, वाणिज्यिक बैंकों की जमा पूंजी, भारत सरकार द्वारा आरबीआई के पास जमा पूंजी, आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों की जमा पूंजी। उच्च शक्ति मुद्रा में उपरोक्त में से क्या शामिल है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चारों? तो इसमें कौन से शामिल है? इसमें शामिल है सभी के सभी, चारों के चारों। नेक्स्ट है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य जीडीपी की विकास दर के संबंध में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं से संबंधित है। राजकोषीय नीति वक्तव्य वर्तमान नीतियों की जांच करने और महत्वपूर्ण राजकोषीय उपायों में किसी भी विचलन को उचित ठहराने में संबंधित है। माइक्रोइकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट विशिष्ट वित्तीय संकेतकों के लिए 3 साल के रोलिंग लक्ष्य से संबंधित है। किसमें कथन केवल एक सही है, केवल दो सही है, तीन सही है या कोई सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। केवल एक कौन सा सही है? पहला तो गलत है, ये मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य जीडीपी विकास दर के संबंध में अर्थव्यवस्था संभावना संबंधित है। तो ये नहीं है, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य विशिष्ट राजकोषीय संकेतकों के लिए 3 साल का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित और जांच करता है। तो कि क्या राजस्व व्यय को अस्थायी आधार पर राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था और बाजार उधार से पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग कैसे किया जा रहा है? इसलिए गलत है। और राजकोषीय नीति वक्तव्य वर्तमान नीतियों की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण राजकोषीय उपाय में किसी विचलन को उचित ठहराना संबंधित है। तो कथन दो सही है। और ये तीसरा गलत है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट विशिष्ट वित्तीय संकेतकों के लिए 3 साल के रोलिंग लक्ष्य के लिए नहीं है। अभी बताया गया कितने साल के लिए है? ये 3 साल के रोलिंग लक्ष्य निर्धारित और जांच करता है, ये इसके नहीं करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट विकास दर केंद्र सरकार की वित्तीय संतुलन विकास संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का आकलन करता है, इसलिए सही नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार सहित कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और कुल शुद्ध ब्याज देनदारों के बीच का अंतर है। इसमें से कितने कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों या ना तो एक ना तो
2। तो इसका केवल दूसरा सही है। पहला गलत है क्योंकि सकल राजकोषीय घाटा जो होता है वो कुल व्यय का नहीं कुल व्यय माइनस हो जाता है इसका, उधार सहित के बीच अंतर नहीं है। ये कुल व्यय और गैर ऋण रीजन का उधार मतलब है, ना कि उधार का। तो पूंजीगत प्राप्तियां माइनस और 1 मिनट इसमें हो जाएगा राजकोष सकल राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय बराबर राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियां, इसलिए पहला गलत हो गया। अगला नेक्स्ट 74। निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। सेवाओं और स्थानांतरण आय के प्रवाह सहित अदृश्य है। अगर कोई भारतीय अमेरिकी कार कंपनी खरीदता है, एक चीनी ग्राहक एक भारतीय कंपनी की शेयर की बिक्री, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश और एफआईआई और बाय उधार। भुगतान संतुलन में पूंजी खाता लेन देन में उपयुक्त में से कितने शामिल है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी चारों? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। केवल 3 सही है। तो इसमें कौन सा पहला सही नहीं है क्योंकि सेवाओं स्थानांतरण आय के प्रवाह सहित अदृश्य है। ये पूंजीगत खाते भुगतान संतुलन के पूंजीगत खाता लेन देन में उपयोग की बात हो रही है। तो ये सही नहीं क्योंकि अदृश्य में सेवाएं स्थानांतरण और आय का प्रवाह शामिल है जो विभिन्न देशों के बीच होता है और चालू खाता लेन देन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये सेवाएं स्थानांतरण आय का प्रवाह शामिल है, प्रवाह सहित अदृश्य है, सहित अदृश्य अदृश्य नहीं शामिल है। तो ये पहला गलत हो गया, बाकी 2, 3, 4 सही है। लेबोर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के संदर्भ में इनके कथन पर विचार कीजिए। लिबोर पर वह बेंचमार्क ब्याज दर है जिस पर वैश्विक बैंक एक दूसरे को अल्पकालिक ऋण देते हैं। लिबोर को SOFR सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। आरबीआई ने बैंकों में लिबोर से पूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करने को कहा जो लिबोर पर आधारित है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 कोई भी नहीं। कौन सा कथन इसमें सही है? इसमें सही है केवल 3, मतलब तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन कौन सा संगठन ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये तो पता होना चाहिए कौन जारी करता है। तो ये जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, अगला है मुद्रास्फीति वृद्धि के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति बढ़ने से अर्थव्यवस्था की मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। मुद्रास्फीति बढ़ने से निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है। तो इसका जो है दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एम्पेडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वर्ष 1972 में गठित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। ये इसे समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्राथमिक कार्य सौंपा गया है। यह निर्यात के लिए समुद्री उत्पादों हेतु मानक और विशिष्टताएं भी निर्धारित करता है। इसमें कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों के तीनों कथन सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है भारत विश्व बैंक समूह की निम्नलिखित में से किस एजेंसी का हिस्सा नहीं है? निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र या आईडीए मतलब अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के लिए या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी के लिए या बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा के लिए। तो इसमें जो सही जिसका हिस्सा सदस्य नहीं है वह है निवेश निपटारों के निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का सदस्य नहीं है। अगला है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन नीपम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ये जो है ये क्या है? नीपम का लक्ष्य भारत में उद्यमियों और युवा पेशेवरों को आईपी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों या ना तो 1 ना तो 2। तो ये दोनों कथन नहीं सही है। ये जो है 2021 में शुरू किया गया राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन है जो 1 मिलियन छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल करता है। तो ये उम्मीदवारों के लिए नहीं, ये किसके लिए है? ये बच्चों के लिए है, मतलब जो छात्रों के लिए है। ये क्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा है। तो ये जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अगला 81 किसानों द्वारा बीज एक खाद पर किया जाने वाला व्यय
किसानों द्वारा बीज एवं खाद पर किए जाने वाले व्यय और भाड़े के श्रमिकों की मजदूरी, ईंधन और सिंचाई की लागत है। अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक आरोपित मूल्य है और 5वां स्वामित्व वाला भूमि का राजस्व साफ है। इसमें कितने कथन सही है? इस शस्य के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय केंद्र सरकार द्वारा उपयोग में से कितने मापदंडों पर विचार किया जाता है? तो केंद्र द्वारा जो किया जाता है वो 4 मापदंडों पर किया जाता है। वो 4 कौन-कौन से हैं? तो इसमें कौन-सा सही है? तो इसमें जो है पहला तो सही है, किसान द्वारा बीज एवं खाद किया जाने वाला व्यय है, भाड़े के श्रमिकों की मजदूरी है, ईंधन और सिंचाई की लागत है, अवैतनिक पारिश्रमिक श्रम का एवं आरोपित मूल्य है, स्वामित्व वाली भूमि का राजस्व है। ये 5वां सही नहीं है। यह यह जो है अधिक व्यापक और A2FL को तिरछा स्वामित्व वाली भूमि और अचल भूमि संपत्तियों पर छोड़े गए किराए ब्याज को ध्यान में रखती है और इसलिए 5वां सही नहीं है और बाकी सब चारों सही है। नेक्स्ट है, ये तो क्लियर नहीं है। इसमें किसी अधिनियम ने लोक सेवक में चयन के लिए खुदली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की? 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813, 1853 या 1861? ये तो आपको बताना चाहिए, आप सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये है 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा, कई बार पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में भी। नेक्स्ट है 83, विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस प्रणाली की कई विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी। यह वंशानुगत क्षेत्रीय स्वामी थे। उन्होंने विजयनगर के राजाओं को प्रभावी युद्ध शक्ति प्रदान की। कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का, तीनों के तीनों कथन सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है 84, निम्नलिखित में साल भंजिका शब्द की व्याख्या कीजिए। बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी, एलिफेंटा गुफा में पत्थर की मूर्तियां और नंदा देवी का अवतार, जो कि आमतौर पर नागर मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश द्वारा पाया जाता है। वह महिला जिसके स्पर्श से वृक्षों में फूल आए और फल लगे। तो कौन सा सही है? इसमें सही है डी। ये साल भंजिका होती है, वो महिला जिसके स्पर्श से वृक्षों में फूल आए और फल लगे। ये कब का है? ये सांची मध्य प्रदेश में एक विश्व धरोहर स्थल है। मूल रूप से विस्फोट एक छोटी ईंट की संरचना है जो समय के साथ विस्तारित और पत्थर वेदिका और तोरण से ढकी है। तो बहुत सारे चीजें हैं। ये बौद्ध स्फूर्त इसकी बात हो रही है। लेकिन नेक्स्ट चलते हैं। चोलकालीन कांस्य मूर्तिकला के संदर्भ में नटराज को निम्नलिखित में से किसका दमन करते हुए दिखाया गया? मार का, अपस्मार का, या त्रिपुरासुर का, या हिरण्यकश्यप का? तो नटराज को अपस्मार का। शिव की नित्य स्थिति नटराज ब्रह्मांड के अंत में संबंधित है। चोल काल की इस कांस्य मूर्ति में उन्हें अपने दाहिने पैर पर खुद को संतुलित करते हुए अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है, जिसे मुलायका भी कहा जाता है, जो अज्ञान या विस्मृत का दैत्य है। ठीक है। और अगला है, हाल के समाचारों में प्राय देखा जाने वाला ताकु शास्त्र शब्द किससे संबंधित है? कष्ट शिल्प का विज्ञान से, औसत विज्ञान, संस्कृत ग्रंथ से, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन से, ये युद्ध का अध्ययन से? तो ये संबंधित है, ये संबंधित है काष्ठ शिल्प विज्ञान से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी शैली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ख्याल संगीत की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। ख्याल संगीत में ध्रुपद की तुलना में तान को बहुत कम जगह दी गई है। तो इसमें से कितने कथन सही? केवल 1, केवल 2, या ना 1, 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला सही है, केवल ख्याल संगीत का। और दूसरा गलत है, क्योंकि इस संगीत में ध्रुपद की तुलना में आलाप को बहुत कम स्थान दिया गया है, ना कि तान को। आलाप की बात हो रही है और बाकी सही है। और स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिम दुनिया में परिचित कराया और उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1987 में रामकृष्ण मिशन शामिल हुए, जो उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित संगठन था। तो ये 1987 में 97 में हुआ था। ये विवेकानंद जी ने ही स्थापित किया था, ना कि नाम रामकृष्ण परमहंस ने। ये गलत है। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन व्यक्तियों पर विचार कीजिए। अरविंद घोष, विपिन चंद्र, राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऊपर इनमें से कितने व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे? तो गरम दल से कौन कौन संबंधित थे? तो ये देखेंगे हम। तो इसमें जो थे केवल 4,
कौन से नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन में इसमें कौन श्री कांग्रेस में गरमपंथी राष्ट्रीय व्यक्ति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम संबंधी थे। तो गरम दल संबंधी थे लाला लाजपत राय, तो पहले ही थे, और अश्विनी कुमार घोष भी थे, और बाल गंगाधर तिलक भी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, और गरम दलपंथी थे, और राजनारायण बोस थे, और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे, राजनारायण बोस भी थे, और अश्विनी कुमार दत्त भी थे, और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। ठीक है, ये किससे थे? ये नरम दल से थे, इसलिए 4 कथन सही है। नेक्स्ट है पुरस्कार है और संबंध है। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगदान के लिए दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार ये भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक गतिविधियों पर खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। अर्जुन है 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन हेतु सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो ये कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी? तो चारों के चारों। तो यहाँ पर देख लीजिए पुरस्कार लगभग सभी पाए हैं, तो ये भी बहुमत सभी को दिया गया था। 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन हेतु सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है ग्लोबल मीथेन प्लेज मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्रियाओं को उत्प्रेरित करने हेतु वर्ष 2021 में COP26 में शुरू की गई एक पहल है। दूसरा है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक गतिविधियों के समर्थन में जानकारी को विकसित और साझा करना है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला यूनेस्को की एक पहल है जिसे 2021 में यूरोपीय आयोग के समर्थन से शुरू किया गया था। यह भारत वैश्विक मीथेन पहल का भागीदार देश है। WRI इंडिया, भारतीय उद्योग परिसंघ और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में भारत ग्रीन हाउस गैस कार्यक्रम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और प्रबंधित करने के लिए उद्योग आधारित स्वैच्छिक ढांचा है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 5 या 1, 3, 4 या ये 2, 3, 5 और 1, 2, 3, 4, 5 सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा 1, 2, 4, 5। तीसरा गलत है। तीसरा जो है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला यूनेस्को की एक पहल है और 2021 में यूरोपीय आयोग के समर्थन से शुरू किया गया था। तो ये जो है ये यूनेप द्वारा एक यूरोपीय आयोग के साथ समर्थन 2021 में शुरू होता है यूनेप के साथ। ठीक है, इसलिए गलत हो गया है। और ये जीवाश्म ईंधन क्षेत्र से शुरुआत करके मीथेन उत्सर्जन में कमी लाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है 92 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 द्वारा देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों की सुरक्षा प्रदान करता है। वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2022 में विशेष रूप से संरक्षित जानवरों के लिए अनुसूचियों की संख्या 4 से घटाकर 1 कर दी गई है। कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि ये 4 से घटाकर इसकी संख्या अनुसूचियों की संख्या 2 की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिलारी उत्तराखंड का छठा वन्यजीव कॉरिडोर है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। दूसरा है खीरम संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। तो पहला गलत है क्योंकि ये तिलारी उत्तराखंड का छठा नहीं है। तिलारी महाराष्ट्र राज्य में 7वां वन्यजीव कॉरिडोर है महाराष्ट्र का, ये गलत हो गया। और दूसरा गलत है, ये है खीरम संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में ये बल्कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण की पहल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र की अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा शुरू की गई है। USAID और C40 जलवायु संकट का सामना करने के लिए आवश्यक तत्काल कार्रवाई करने हेतु विश्व के प्रमुख शहरों के लगभग 1000 महापौरों का एक नेटवर्क है। वाड़ीकरण परियोजना झाड़ी युक्त पौधे विशेषकर सेन्ना स्पेक्टेबिलस को खत्म करने के लिए है।
इसमें कितने कथन सही? केवल 1, केवल 2 से सभी तीनों में कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 कथन सही है। तो पहला कथन इसमें गलत है। ये भारत में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण की पहल है। वृक्षारोपण की पहल है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र की अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा शुरू की गई। तो ये गलत है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा भारत के वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण करने की पहल शुरू की गई, जिसमें कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देना है। ये जो है सही नहीं है, और ये जो है सही है C40 के लिए है, और ये भी सही है। 1 मिनट। हाँ, दोनों सही है, पहला सही नहीं है। नेक्स्ट है अगला। हाल ही में चर्चा में रहा फिनलैंडलाइजेशन शब्द से तात्पर्य है। पहला, शीत युद्ध के दशक के दौरान फिनलैंड ने रूस और पश्चिम के बीच सख्त तटस्थता की नीति अपनाई है। बी है, शीत युद्ध दौरान रूस और अमेरिका के बीच निरस्त्रीकरण का समझौता है। इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौते जिसकी मध्यस्थता फिनलैंड ने की। डी है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड के बीच सहयोग। तो कौन सा कथन सही है? तो ये है केवल एक, शीत युद्ध के दशक के दौरान फिनलैंड ने रूस और पश्चिम के बीच सख्त तटस्थता की नीति अपनाई। और 95 है, भारत की मेजबानी G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, अर्थात एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, महा उपनिषद या कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है महाउपनिषद से। महाउपनिषद के अध्याय 6 से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों का एक संस्कृत का वाक्यांश है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद द वर्ल्ड इज वन फैमिली है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत का समुद्री क्षेत्र बेसल लाइन 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। भारत अपने समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाले समुद्री धन, खनिज और अन्य मूल्यवान वस्तुओं पर दावा कर सकता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, दोनों, या ना तो 1 ना तो 2। तो इस दोनों को दोनों गलत है। गलत है। क्यों गलत है? तो ये जो है ये 200 समुद्रिक मील तक विस्तृत है। तो ये भारत की जो है, भारत का समुद्र से उपयुक्त आधार रेखा बेस लाइन से 12 समुद्री मील की दूरी पर विस्तृत है। इस प्रकार भारत की विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 200 मील तक विस्तृत है। इसमें क्या पूछा है? कौन सा सही है? भारत अपने समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाले समुद्री धन, खनिज और मूल्यवान वस्तुओं पर दावा कर सकता है। इसका डी इसलिए होगा क्योंकि ये 200 समुद्री मील नहीं है, 12 मील तक है, और ये जो SEG है वो है 200 मील तक विस्तृत है। ठीक है। और ये जो है दूसरा गलत है, क्योंकि भारत में समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाले समुद्री धन, खनिज और मूल्यवान वस्तुओं का दावा, ये गलत है। ये धन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर होगी समुद्री अधस्थल खनिज की बात, और समाधानों पर भारत का अधिकार होगा। तो ये खनिजों की बात हो रही है। 98 है, ऑप्टिकल फाइबर आधुनिक दूरसंचार का एक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्टिकल फाइबर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही है? या डेटा संचारित करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। दूसरा है, कुशल डेटा संचरण सुनिश्चित करने के लिए इसे मुख्य रूप से तांबे का बनाया जाता है। यह प्रकाश का उपयोग करके डेटा संचरित करने के लिए कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिग्नल हानि और प्रसार के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं, जो लंबी दूरी तक पर उचित डेटा संचरण सुनिश्चित करते हैं। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो ये जो सही होगा, ये सही हो जाएगा सी। ये प्रकाश का उपयोग करके डेटा संचरित करने के लिए कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करता है। 99 है, बराक नदी के संदर्भ में भी कथन पर विचार कीजिए। बराक नदी म्यांमार के चिंडविन नदी की सहायक नदी है, जो पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए भारत के मणिपुर राज्य में प्रवेश करती है। कुसियारा और सूरमा नदी 2 सहायक नदियां हैं, जो बराक नदी पर विभाजित होकर बांग्लादेश में पुनः मिल जाती है। भारत और बांग्लादेश ने कुसियारा नदी के जल बंटवारे के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। केवल 1, केवल 2 या सभी तीनों, कौन सा सही है? तो ये जो सही है इसमें, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। इसमें पहला सही नहीं है, क्योंकि बराक नदी जो है यह उत्तर पूर्वी
क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी नदी है या नागालैंड कोहिमा के दक्षिण नागालैंड मणिपुर सीमा के पास से प्रवाहित होती है, ना कि म्यांमार। तो ये गलत हो गया, बाकी सब सही हो गया। और नेक्स्ट चलेंगे हम लास्ट क्वेश्चन। ब्रह्म ब्रह्मांड के निर्माता ज्ञान और शक्ति में परिपूर्ण है एवं आत्मा तथा तत्व में भिन्न है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन की मूल मान्यताओं में से एक है? रामानुजाचार्य, निम्बार्क, बल्लभाचार्य या माधवाचार्य? इसका आंसर हो जाएगा माधवाचार्य। तो दैतवाद का पालन माधवाचार्य ने किया था, दैतवाद का। और माधवाचार्य के दैतवाद के अनुसार सत्य दैत युक्त है, स्वतंत्र सत्य ईश्वर या ब्रह्म और आश्रित सत्य चित और अचित है। चलिए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को शेयर करिएगा। हम ऐसे ही टेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे।